नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरी और ये अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 3 है और ये अंतिम प्रश्नोत्तरी भी होगी। जिस विषय पे हम बात कर रहे थे उस विषय की ये अंतिम प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो प्रश्नोत्तरी हुई थी उसमें हमने 25 MCQ देखे थे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी प्रश्नोत्तरी में 20 लिए और तीसरी में भी हम 20 प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्नोत्तर होंगे इस तरह के प्रश्नोत्तर हमें जो है वो नेट जैसे परीक्षाओं में TGT, PGT, कॉलेज कैडर, हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें हमें देखने को मिल जाती हैं। और अगर आपने वो जो मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, और जो नेट के सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा था एक एक चीज़ को, अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आप जो ये प्रश्नोत्तरियाँ हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरी, इसमें बहुत से प्रश्न जो आपने सही किए होंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो प्रश्न है वो बनने की संभावना परीक्षा में होती है। ठीक है, अगर आपके ये जो मैं प्रश्नोत्तरी बनाई हैं, ठीक है, अगर आपके इसमें से बहुत सारे प्रश्न ठीक हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो वो याद भी हो चुकी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें वो समझ आ गई हैं जो मैंने पढ़ाया था, यानी कि नेट की फर्स्ट इकाई का। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसी तरह की अन्य वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए पहले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है कि अवधी भाषा या बोली को बैसवाड़ी किसने कहा था। ठीक है, अवधी भाषा बोली को, अवधी इसको बोली भी कहते हैं, आज के युग में इसको बोली कहते हैं, अवधी बोली, अवधी ब्रज, इसी तरह से। ठीक है, तो इसके एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने आपको कहा था। तो अवधी भाषा को बैसवाड़ी किसने कहा था। आपके जो विकल्प हैं वो है गिलक्रास्ट, जॉर्ज ग्रेडसन, लल्लू लाल या गारसाता तासी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा दूसरे अभ्यास प्रश्नोत्तरों की तरह ही। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ख, यानी कि जॉर्ज ग्रेडसन ने अवधी को बैसवाड़ी कहा था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। और अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है ब्रजभाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, और ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, हमें पता होने चाहिए। कोई भी किसी तरह का जो विद्यार्थी या कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है ये। ठीक है, तो ब्रजभाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल या कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है, तो ये आपके 4 विकल्प हैं और इसका जो सही विकल्प है वो है रीतिकाल, यानी कि ग विकल्प, इसका ग सही हो जाएगा। रीतिकाल में जो ब्रजभाषा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और ब्रजभाषा को रीतिकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ब्रजभाषा को रीतिकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 3 पे बात करते हैं। खड़ी बोली का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है। ठीक है, कौन सा समय था जिसमें खड़ी बोली जो वो बहुत प्रचलित थी। ठीक है, तो ये भी एक बनने लायक प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न बनते हैं, किसने कहा था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके विकल्प हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि छायावादी युग। और ये किसने कहा था खड़ी बोली को, छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग। ठीक है, ये कहा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमें पता होने चाहिए, आप लिख सकते हैं इस तरह के प्रश्न। इस तरह के प्रश्न जो वो बुक्सों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत सारी बुक्सें पढ़ेंगे हम लोग तभी हमें ये इस तरह के प्रश्न बन मिलते हैं। ठीक है, जब हम आगे देखते हैं, ये मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें मैंने उन वीडियो में पढ़ाई हुई हैं आपको, तो वहाँ पे आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपको बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए प्रश्न संख्या 4 है हमारे सामने, अवधी भाषा का प्रारंभिक रूप या आरंभिक रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अवधी भाषा का आरंभिक रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है। आपके जो वो विकल्प हैं वो है सारनाथ के शिलालेख में, पिपरहवा के शिलालेख में, संदेश रासक में या अमीर खुसरो की रचनाओं में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ख, पिपरहवा के शिलालेख में। मैं ये पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ पे वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। मराठी और कोंकणी भाषाएं अपभ्रंश के कौन से रूप से विकसित हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, मराठी और कोंकणी भाषाएं अपभ्रंश के कौन से रूप से विकसित हैं। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और आपके हैं मागधी अपभ्रंश।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं विकल्प जो है वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि टाइपिंग संबंधी मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो इसका जो सही विकल्प होगा यहाँ पे नहीं है, वो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। ठीक है, मराठी और कोंकणी का विकास किस अपभ्रंश से होता है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, क्योंकि टाइपिंग संबंधी मुझसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से सही कर लीजिएगा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी का विकास होता है, जो टाइपिंग संबंधी मुझसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पैसाची अपभ्रंश से विकसित भाषा है। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश से विकसित भाषा है। तो पैसाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित होती है? आपके विकल्प हैं सिंधी, उड़िया, पंजाबी या कन्नड़। ठीक है, तो आपके 4 विकल्प हैं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि पंजाबी। पंजाबी का जो विकास है पैसाची अपभ्रंश से होता है। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास होता है? पंजाबी और लहंदा का विकास होता है। आप लिख लीजिएगा, पंजाबी और लहंदा पैसाची अपभ्रंश से विकास। ठीक है, अब चलते हैं हम। बराचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का विकास होता है? इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो बराचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का विकास होता है? ठीक है, तो आपके विकल्प हैं लहंदा, सिंधी, मलयालम, मारवाड़ी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सिंधी। ठीक है, ख इसका सही विकल्प है। देखिए आगे हम चलते हैं। भारतीय भाषाएं कौन से परिवार की भाषाएं हैं? ये इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो आपको मैं विकल्प दे रहा हूँ, तुलु परिवार, भारूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय परिवार की भाषाएं जो हैं मुख्यतः भारूपीय परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भारतीय भाषाएं हैं, प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे संपूर्ण भारत की भाषाओं की बात की गई है, ना कि सिर्फ एक द्रविड़ या आर्य परिवार की भाषाएं कहा गया। तो भारूपीय परिवार की भाषाएं जो वो भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, इनमें से आकार बहुला बोली है। ठीक है, आकार बहुला बोली, इसके संबंध में आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि आकार क्या होता है, आकार बहुला बोली भाषा क्या होती है। तो इसमें से आकार बहुला भाषा बोली है। आपके विकल्प हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या ये सभी। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि खड़ी बोली आकार बहुला भाषा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 को देखिए। लठमार भाषा के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, लठमार भाषा के नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा को लठमार भाषा के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं अवधी भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या हरियाणवी। तो आप सोचिएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों ने वो पहले पढ़ा होगा तो आप जो वो इसको पॉज करके अपने जो मन में प्रश्न का जो उत्तर होगा सही विकल्प उसको रखिए और अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे इतने प्रश्न जो वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको जानकारी सही में अच्छी लगती है, इस तरह की आपको वीडियो और चाहिए होंगी, तो आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे आप, तो इससे ये होगा कि मुझे भी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। देखिए हम प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। भरतपुरी, अंतर्वेदी, डांगी और माथुरी किस भाषा या बोली की उपभाषाएं हैं या उपबोलियां हैं? ठीक है, आपका प्रश्न संख्या 11, भरतपुरी, अंतर्वेदी, डांगी और माथुरी किस भाषा की बोलियां हैं? किस भाषा की उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं? ठीक है, तो आपके 4 विकल्प हैं अवधी, ब्रज, खड़ी बोली है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो है वो है ख, यानी कि ब्रज भाषा। देखिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं हम। री के स्थान पर री का प्रयोग किस भाषा बोली की व्याकरणिक विशेषता है? ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि नेट के सिलेबस में लगी हैं। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं बुंदेली, हरियाणवी, पहाड़ी, हिंदी या ब्रज भाषा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है वो है घ, यानी कि ब्रज भाषा की ये विशेषता है, व्याकरणिक विशेषता है। आज की डेट में जो है वो खड़ी बोली में भी इसका प्रयोग होने लगा है री के स्थान पर। ठीक है, जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें री का प्रयोग किया जाता है, परंतु जो तद्भव शब्द होते हैं, देश शब्द होते हैं, उनमें री का प्रयोग किया जाने लगा है ज़्यादातर री के स्थान पे। ठीक है, देखिए हम प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, भाषामणि
ठीक है। किस भाषा बोली के अन्य नाम है। देखिए एक किसी परीक्षा में पूछा गया था ये कि नाग भाषा किस भाषा को बोला जाता है, तो नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, भाषामणि किस भाषा बोली के अन्य नाम है। ये मैंने आपको 3-4 इकट्ठे दे दिए हैं, अगर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बने तो आप उसको सही करें, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं खड़ी बोली, अवधि, ब्रज भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि ब्रज भाषा, ठीक है। आप लिख लीजिए, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आप वीडियो पॉज करके अपने विकल्प उस तरह से दे सकते हैं और उस तरह से मन में सोच के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होता है और वीडियो लंबी हो जाती है जिससे बोरिंग होती है, तो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। आपको भी बोरिंग होती होगी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 14, खड़ी बोली की पहली परिमार्जित रचना कौन सी है, ठीक है। खड़ी बोली की पहली परिमार्जित रचना कौन सी है। आपके विकल्प हैं चंद छंद वर्णन की महिमा, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल या भाषा योग वासिष्ठ, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है भाषा आयोग वासिष्ठ, ठीक है। भाषा योग वासिष्ठ ये जो है ये 1741 में रचित है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको जो है वो भाषा योग वासिष्ठ को खड़ी बोली की पहली परिमार्जित यानी कि शुद्ध रचना माना था, और इसके जो लेखक थे राम प्रसाद निरंजनी, उनको खड़ी बोली का पहला परिमार्जित लेखक कहा था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। जैसे नेट जेआरएफ में तो चलो कम होती है, क्योंकि ये थोड़े कह सकते हैं इसका लेवल स्तर जो था वो थोड़ा कम है, परंतु जो टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, एलटी ग्रेड जितने जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत होती हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 पे देखते हैं, खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देवकीनंदन खत्री ने चलाया, अयोध्या प्रसाद खत्री ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था। ये 1887 और 89 के बीच में खड़ी बोली आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी है खड़ी बोली आंदोलन, ये जो आपका वैचारिक पृष्ठभूमि जो एक इकाई है उसमें ये नेट के सिलेबस में लगा है खड़ी बोली आंदोलन, तो वहाँ पे हमें पढ़ेंगे इस चीज़ को। देखिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं हम 16। तो प्रश्न संख्या 16 है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, राम प्रसाद निरंजनिया, गंग कवि। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ख, यानी कि अमीर खुसरो। जब हम खड़ी बोली को पढ़ रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, खड़ी बोली का पहला कवि कौन है, खड़ी बोली की पहली गद्य रचना कौन सी है, खड़ी बोली के पहले कवि, खड़ी बोली की परिमार्जित रचना, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया था। देखिए प्रश्न संख्या 17 पे बात करते हैं हम, क ख ग ज और फ, ठीक है। क ख ग ज और फ, ये जो वर्ण हैं इन वर्णों के नीचे हिंदी में फारसी का नुक्ता रखने का प्रचलन किसने चलाया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कभी कि ज के नीचे एक नुक्ता लगा होता है, बिंदु लगा होता है, उसको नुक्ता कहते हैं। ख के नीचे, क के नीचे, ग के नीचे और फ के नीचे, ठीक है। अलिजिभ्य वर्ण कहा जाता है इनको। कौन सा वर्ण कहा जाता है, अलिजिभ्य वर्ण कहा जाता है इनको। तो इनके नीचे जो नुक्ता लगता है वो हिंदी के किस विद्वान ने प्रचलित किया, क्योंकि ये फारसी का हो, इस तरह से जो नुक्ता लगता है ये फारसी में लगता है, ठीक है, फारसी भाषा में लगता है। तो हिंदी में इसका प्रचलन किसने किया था और जो आज तक बरकरार है, यानी कि आज भी होता है, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, नवीन चंद्र राय, ठीक है। आप अपना विकल्प सोचिएगा और तब तक मैं बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपना विकल्प सोचिए, ठीक है। इसका जो सही विकल्प है वो है ख, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा, ठीक है। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा था। तो आपके विकल्प हैं गिलक्राइस्ट, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इन सभी ने कहा था। तो इसका जो सही विकल्प है वो है क, यानी कि गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा था, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 19, तो खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा था। खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा था। नेट जैसी परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जा सकता है, एक तरफ टकसाली दे दिया आपको, एक तरफ जनपदीय दे दी, एक तरफ कौरवी दे दिया और एक तरफ खड़ी बोली दे दिया और दूसरी तरफ विद्वान दे दी, कहा कि मिलान कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे,
ठीक है। खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा? आपके विकल्प हैं राहुल शंकरत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय भाषा कहा था। अब हम प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी भाषा किसने कहा? ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी भाषा किसने कहा था? तो आपके विकल्प हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, राहुल शंकरत्यायन, भोलानाथ तिवारी या उदय नारायण तिवारी। ठीक है, अपने विकल्पों को देखिए और इसका मैं बताता हूँ आपको। जो विकल्प सही है वो है ख, यानी कि राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और इसके बाद हम अगले विषय पे प्रस्थान करेंगे। अगर आपको सही में जानकारी अच्छी लगती है और आपको चाहिए कि इसी तरह से मैं और भी आपको वीडियो लाता रहूं आपके लिए, तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो हम इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।